वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 7 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने तीन पार्ट हमने इसके बना दिए थे। अब हम पार्ट 4 यहाँ से पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं इसको। व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें समझना है कि इवोल्यूशन के कोई एविडेंसेस होते हैं या नहीं है, कोई सबूत होते हैं या नहीं है। इवोल्यूशन क्या होता है ये हमने पिछली वीडियोज में देख लिया था। ठीक है, इस वीडियो से इस टॉपिक में हमें ये समझना है कि अगर अर्थ में इवोल्यूशन होता है, जो लाइफ फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें इवोल्यूशन होता है, तो उसके क्या कोई एविडेंसेस हैं, इसी को हमें यहाँ पे समझना है। एविडेंस दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज इंडीड टेक प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मैनी क्वार्टर्स। तो जो अर्थ है ना, उसमें आपको ना बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलेंगे जिससे हमें कंफर्म होता है कि जो लाइफ फॉर्म्स है उसका इवोल्यूशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, फॉसिल्स आर रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स। कभी कोई पर्टिकुलर टाइम में ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई। अब उसका जो हार्ड पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, रॉक्स के बीच में से सेट मतलब फंस जाता है, तो वही क्या होता है, फॉसिल होता है, जो उसका डेड रिमेन बचता है। तो वो क्या है, एक एविडेंस है किसका? इवोल्यूशन का। किस तरीके से वो इवोल्यूशन का एविडेंस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो फॉसिल्स तो आप जानते हो क्या होते हैं। Rocks from sediments and a cross section of earth crust indicate the arrangement of sediment one over the other during the long history of earth. अब अगर आप ना अर्थ क्रस्ट को देखोगे तो अर्थ क्रस्ट का जैसे क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो, जैसे ये क्या है, ये पहाड़ बना रखे हैं मैंने, ये पहाड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, तो इमेजिन कर लेना। और ये नदी भी जा रही है इसके बीच से, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे क्या है, ये मैंने बना दिया क्या, अर्थ का क्रस्ट। तो इसको ऐसे मैं क्या करके ऐसे कट करके देख रहे हैं इसको, तो इसमें क्या है, डिफरेंट आपको क्या मिलेंगे, सेडिमेंट्स मिलेंगे, मतलब ऐसे लेयर्स मिलेंगी। ठीक है, अर्थ में क्या होती है, ऐसे लेयर्स प्रेजेंट होती है जिन्हें सेडिमेंट्स बोलते हैं। तो अब क्या बोला उसने, डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सेडिमेंट। अब बात समझो, मान लो पहले सेडिमेंट बना है, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई लाइफ फॉर्म रहती थी, ठीक है, इसके ऊपर कोई लाइफ फॉर्म, ऐसे बना लेते हैं कोई भी लाइफ फॉर्म, ये लाइफ फॉर्म यहाँ पे रहती थी। अब इसकी क्या हुई, डेथ हो गई, तो क्या हुआ, इसके ऊपर अब ये दूसरा सेडिमेंट बन गया। तो इससे क्या हुआ कि ये जो लाइफ फॉर्म है ये यहाँ पे क्या हो गई, मतलब मरने के बाद ये वहीं पे रह गई ना, तो इसका जो हार्ड पार्ट्स हैं जो कि फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है वो यहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे पता चलता है कि जब यहाँ पे ये सेडिमेंट बना होगा उस टाइम पे ये लाइफ फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट थी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। जिस टाइम पे ये सेडिमेंट जो है वो बना होगा उस टाइम पे लाइफ फॉर्म वहाँ पे रही होगी, तो क्योंकि उसी टाइम पे वहाँ पे उसकी डेथ हुई और वो फॉसिल की फॉर्म में वहाँ पे प्रिजर्व हो गया। तो जब हम जैसे हम खुदाई करते हैं, ठीक है, तो अपने को फॉसिल मिला। अब मान लो अपने को फॉसिल यहाँ ऊपर मिला कोई फॉसिल, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, ये फॉसिल अभी नया नया था, मतलब इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ मरे हुए, ठीक है। और कोई फॉसिल मुझे यहाँ नीचे मिलेगा, लोअर सेडिमेंट में मिलेगा, तो इससे मुझे क्या आइडिया लग जाएगा कि ये फॉसिल पता नहीं, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पता नहीं कब पहले जाके इसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो जो जितना नीचे आपको फॉसिल मिलेगा वो जो उतना ज्यादा ओल्ड होता है। सम ऑफ देम अपेयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। अब फॉसिल से हमें क्या पता चलता है कि ना, मतलब फॉसिल की जब आप शेप देखोगे तो आपको क्या अंदाजा लगेगा कि जो फॉसिल्स हैं उसकी शेप किससे मिल रही है, मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से मिल रही है। ठीक है, काफी हद तक कई मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं, फॉसिल की जो शेप है वो मिलती है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे पता चलता है कॉमन एंसेस्ट्री का। ठीक है, ये समझते हैं, अभी यहाँ पे हम सब कुछ समझेंगे। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। अब जो फॉसिल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि डायनासोर्स को। अब डायनासोर्स आज तो है नहीं ना, हम किसी इंसान ने डायनासोर को देखा, तो हमें कैसे पता कि डायनासोर थे, हमने उसके फॉसिल्स देखे। ठीक है, हमें उसके फॉसिल्स मिले, तो हमें क्या दिखा कि कोई इतनी बड़ी हड्डियों का स्ट्रक्चर है, तो कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म रहा होगा ना जो कि डायनासोर है, तो ये अंदाजा लगाया गया। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है ना आपको। डायनासोर किसी ने देखा नहीं, बट उसके फॉसिल से हमें अंदाजा लगता है कि ये वहां पे अर्थ में पहले मिलते थे। अ स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट लेयर। एक मिनट यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम करता है। एक मिनट। हाँ ठीक है, तो क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट लेयर इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्ट। अब हमने क्या पढ़ा डिफरेंट सेडिमेंट लेयर, ये एक सेडिमेंट लेयर है, अलग अलग ये सेडिमेंट लेयर है ना, तो इस अलग अलग सेडिमेंट लेयर में जब हम फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं,
ठीक है, हम फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो उससे मुझे क्या पता चल रहा कि उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल पीरियड में वो वहां पे एग्जिस्ट करते थे। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ नीचे का सेडिमेंट देखूं तो यहाँ पे मुझे कोई फॉसिल मिल रहा है, तो मुझे क्या अंदाजा लग जाएगा कि वो फॉसिल, मतलब जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉसिल वहां पे प्रेजेंट है वो कभी यहाँ पे जिंदा था, उस पर्टिकुलर टाइम में जिंदा था। कोई और ऊपर मिल रहा है तो मुझे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल टाइम पे कोई यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता था जिसका फॉसिल मुझे आज मिला। तो जैसे मैंने आपको बताया, जितना ऊपर आपको फॉसिल मिलेगा उतना ज्यादा वो यंग होगा। ठीक है, द स्टडी शोज दैट, एक मिनट है क्या, वेट The study shows that life forms varies over time and certain life forms are restricted to certain geographical time spans. अब क्या बोला गया कि जब ये फॉसिल्स की स्टडी करी गई तो उससे इससे क्या आइडिया लगा, उससे ये आइडिया लगा कि जो लाइफ फॉर्म्स है ना वो वेरी करती है ओवर द टाइम, मतलब इवोल्यूशन होता है। जैसे देखो क्या है, बंदर थे, ठीक है, बंदरों से क्या हुआ, इंसान डेवलप्ड हो गए। तो कैसे डेवलप्ड हो गए, ये इवोल्यूशन की मदद से डेवलप हुए, है ना। तो यहाँ पे भी इससे क्या पता चलता है कि लाइफ फॉर्म जो होते हैं ना, लाइफ फॉर्म जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म होती है वो ओवर द टाइम क्या करती है, वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, और कुछ लाइफ फॉर्म जो होती हैं पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टाइम में ही रहती हैं। जैसे डायनासोर्स का एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टाइम था, मतलब वो आज नहीं मिल रहे, उसी पर्टिकुलर टाइम में वो रहते थे दुनिया में, आज वो नहीं है, तो उनके फॉसिल हमें मिलते हैं, तो हमें अंदाजा लगता है कि ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे थे। हेंस न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइज एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि जब अर्थ की जो हिस्ट्री है, मतलब ये अर्थ बनी और आज का जो ये प्रेजेंट है, ठीक है, इस बीच में जो टाइम है, इस बीच क्या हुआ, कई डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स क्रिएट हुई, कई डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो है वो खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, ऑल दिस कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो ये जो फॉसिल एविडेंसेस होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस बोलते हैं, और इसकी जो स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक तो यार बड़ा बोरिंग सा था। अब थोड़ा सा अच्छा टॉपिक आएगा यहाँ पे, इवोल्यूशनरी नहीं, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ना एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब हम सबूत देख रहे हैं कि जो इवोल्यूशन को कंफर्म करते हैं कि दुनिया में इवोल्यूशन होता है। तो एक तो फॉसिल था, और अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। यार ये बड़ा प्रॉब्लम करता है, एक मिनट, क्या है, हाँ, तो क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, बात समझते हैं इसको। ठीक है, was also proposed by Ernest Haeckel based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adults। अब बात समझते हैं, जो अर्नेस्ट हैकल थे ना, उन्होंने क्या दिया था, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, बात को समझना। अर्नेस्ट हैकल ने क्या बोला कि जितने भी जो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके जब आप एम्ब्रियो को देख रहे हो, ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके जब आप एम्ब्रियो को देख रहे हो तो आपको ना कुछ सिमिलैरिटीज मिल रही हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, फिश, रेप्टाइल, बर्ड, ह्यूमन, इनके अगर आप एम्ब्रियो को देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, वेस्टिजियल गिल स्लिट्स मिलेगी। मतलब यहाँ पे क्या मिल रही है, गिल स्लिट्स। यहाँ पे जो मछलियों में नहीं होती गिल्स, वो हम में भी बनती है। ठीक है, इंसानों में, मतलब हम लोग जब एम्ब्रियो की फॉर्म में रहते हैं अपनी मदर की बॉडी में, यूट्रस में, तो क्या होता है, हम में भी क्या होते हैं, गिल स्लिट्स बनते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पे, अर्नेस्ट हैकल ने क्या बोला, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अगर आप एम्ब्रियो को कंपेयर करेंगे तो आप क्या पाएंगे, उनका एम्ब्रियो लगभग एक जैसा है, और उनमें कॉमन यहाँ पे क्या मिल रहा है, गिल स्लिट्स मिल रही है सब में। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे ये पता चलता है कि जितने भी ये फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स और ह्यूमंस है ना, ये इवॉल्व हुए हैं एक कॉमन एंसेस्टर से। मतलब एक यहाँ पे कोई कॉमन एंसेस्टर था, उससे फिश बन गई, रेप्टाइल बन गई, बर्ड बन गई और ह्यूमंस क्रिएट हो गए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप्ड अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज अ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स। क्या बोला गया यहाँ पे कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो एम्ब्रियोज है ना, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, उनमें क्या बनता है, वेस्टिजियल गिल स्लिट्स बनते हैं, जो कि सिर्फ फंक्शनल है, किसमें, फिश में फंक्शनल है। बाकी सारे जितने भी हैं ये रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इनमें आपको ये गिल स्लिट्स नहीं मिलते हैं एडल्ट फॉर्म में। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
एम्ब्रियोलॉजिकल जब स्टेज है तब तो उस सब में गिल स्लिट मिल रहा है, बट लेकिन जैसे वो इवॉल्व हो गए, मतलब जैसे वो डेवलप होकर के एडल्ट बनेंगे तो उनमें कोई भी ये गिल स्लिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फिश में, क्योंकि फिश को कहाँ रहना है, पानी में रहना है ना, तो उसको गिल स्लिट की जरूरत है। हाउएवर दिस प्रपोजल वाज डिस्प्रूव ऑन, अच्छा इससे आपको समझ में आया एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, इसका मतलब है कि कोई कॉमन एंसेस्टर था, उससे यहाँ पे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, ठीक है, उससे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो है इवॉल्व हो गई, ठीक है, और इसीलिए सब में गिल स्लिट मिल रहा है क्योंकि सबका एंसेस्टर क्या था, कॉमन था। ये किसने बोला, अर्नेस्ट हैकल ने। हाउएवर दिस प्रपोजल वाज डिस्प्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। अब ये जो प्रपोजल था कौन सा, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, इसको डिस्प्रूव किया किसने, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। क्या बोला उन्होंने, एम्ब्रियोलॉजिकल जब स्टेज में आप कंपेयर कर रहे हो सारे वर्टिब्रेट्स को तो वो तो सिमिलर मिल रहे हैं, बट लेकिन जब वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब जब वो डेवलप हो जाते हैं तब तो काफी डिफरेंट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, an embryo of higher animals resemble the embryo of lower animals। अगर आप एम्ब्रियो को कंपेयर करोगे तो सिमिलैरिटीज दिख रही हैं, जैसे ह्यूमन जो है वो क्या है, एक हायर एनिमल है, और एक फिश को आप कंपेयर कर रहे हो या बर्ड को कंपेयर कर रहे हो, एक लोअर एनिमल है, उनके एम्ब्रियोज को कंपेयर करोगे, एम्ब्रियो को कंपेयर करोगे तो आपको रिजेम्बलेंस मिलेगी, बट नॉट लोअर एनिमल्स इटसेल्फ। बट अगर इस ह्यूमन एम्ब्रियो से जब पूरा ह्यूमन बन जाएगा या इस बर्ड एम्ब्रियो से जब पूरी बर्ड बन जाएगी तो ये तो दो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हो गई, बिल्कुल ही अलग अलग हुई एक दूसरे से, है ना। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं, स्किन ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स सेम ड्यूरिंग इनिशियल डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो का इनिशियल डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे वर्टिब्रेट जो रहते हैं उनकी स्किन कैसे रहती है, लगभग सेम रहती है। बट एज डेवलपमेंट प्रोग्रेस, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो स्पेशल फीचर्स आने लगते हैं, जैसे मैमल्स में स्किन में क्या आ जाते हैं, हेयर्स आ जाते हैं, फिश में क्या आ जाते हैं, एपिडर्मल स्केल्स आ जाती हैं, और बर्ड्स में क्या आ जाती हैं, फेदर्स आ जाती हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में सिमिलैरिटी है, बट लेकिन जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन है इसको डिस्प्रूव किया था किसने, अर्नेस्ट कार्ल वॉन बेयर ने, और इन्होंने बोला था कि एम्ब्रियो स्टेज तक तो ठीक है, तो फिर बाद में इतना डिफरेंस क्यों क्रिएट हो जाता है। Comparative anatomy and morphology shows similarities and different among organisms of today and those that extinct year ago। अब बात समझो, कोई लाइफ फॉर्म है, ठीक है, कोई लाइफ फॉर्म जो बहुत पहले कभी इस दुनिया में मिलती थी बट वो एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है, ये लाइफ फॉर्म पहले कभी दुनिया में मिलती थी, अभी एक्सटिंक्ट हो गई, और आज ये एक मॉडर्न लाइफ फॉर्म है। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो बहुत पहले खत्म हो चुकी है जिसका हम फॉसिल देख रहे हैं, और ये जो आज जो लाइफ फॉर्म है इनमें ना सिमिलैरिटीज आपको मिल रही है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे पता चलता है कि इस लाइफ फॉर्म से ये लाइफ फॉर्म क्रिएट हुई है जो आज हमें दिख रही है। तो इससे क्या सपोर्ट मिलता है, इससे सपोर्ट मिलता है कि इवोल्यूशन दुनिया में होता है, ठीक है, और वही तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, बाकी प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कर देना। यार ये लैपटॉप ना बड़ा हैंग कर रहा है, एक मिनट अब देखो ये वाला डायग्राम अगर हम देखेंगे ना, इसमें क्या बोला उसने, फिगर 7.12 में, अ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर की हम फैमिली ट्री देख रहे हैं, एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल एंड अ बर्ड। अब डायनासोर तो बहुत पहले मिलते थे, ठीक है ना, और आज हमें उनके रिजेम्बलेंस में क्या मिलते हैं, क्रोकोडाइल और बर्ड्स। तो जो क्रोकोडाइल हैं, जो बर्ड्स हैं ना, वो रिजेंबल करती है किनसे, डायनासोर से। तो इससे मुझे क्या लगता है, इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे पता चलता है कि डायनासोर से ही डेवलप हुए हैं ये क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स, ठीक है, मतलब इवोल्यूशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे वो पीछे वाली लाइन का ही कनेक्शन है। हमने क्या पढ़ा था कि कोई लाइफ फॉर्म आपको बहुत पहले मिल रही है और आज जो मॉडर्न लाइफ फॉर्म है उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो सच सिमिलैरिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर वाज शेयर्ड और नॉट। अगर आपको कोई लाइफ फॉर्म बहुत पहले मिलती थी दुनिया में और आज कोई दूसरी लाइफ फॉर्म मिल रही है, बट लेकिन उन लाइफ फॉर्म के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि इट है शायद उनके क्या हो सकते हैं, कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, इसीलिए उनमें सिमिलैरिटीज मिल रही है। अब एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेल,
bats, cheetah and humans, all mammals share similarities in pattern of bone of forelimb. अब जो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो वेल है, बैट है, चीता है, जो ह्यूमंस हैं, ये सारे मैमल्स हैं, ठीक है, और इनके ना इनमें सिमिलैरिटीज आपको क्या मिल रही है, इनका जो फोरलिम्ब है, फोरलिम्ब, ठीक है, उसकी जो बोन की पैटर्न है वो सेम है. देखते हैं इसको. दो दीज फोरलिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज एनिमल्स. अब वेल में जो फोरलिम्ब है उसका अपना अलग काम है, बैट में अलग काम है, चीता में अलग काम है, ह्यूमन में अलग काम है, बट लेकिन जब इनका आप बोन का पैटर्न देख रहे हो इनके फोरलिम्ब का, तो आपको सिमिलैरिटीज दिख रही है, ठीक है. लिम्स क्या होते हैं, हाथ पांव, तो फोरलिम्ब क्या होगा, ये हाथ वाले, और हाइंड लिम्स क्या होगा, ये पांव वाले. तो इनमें आपको सिमिलैरिटीज मिल रही है, भले इनका फंक्शन क्या है, अलग अलग है. दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, तो इनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो लगभग क्या है, सिमिलर है. ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस है, इनमें ये बोन्स हैं, ठीक है, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस इन देयर फोरलिम्ब. तो समझ गए होंगे यार, है ना. तो इतने डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म, इतने ये वेल, बैट, चीता और ह्यूमंस हैं, ये सारे इनमें क्या है, इनके जो फोरलिम्ब है उसमें जो बोन का अरेंजमेंट है वो सिमिलर है, बट लेकिन फंक्शन क्या है, अलग है. तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इनके कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे. Hence, in these animals, the same structure developed along different direction due to adaptation to different needs. अब ये बात समझो, ये वाला ये कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है. अब इससे यहाँ पे एक लाइफ फॉर्म क्रिएट हो गई, यहाँ पे एक लाइफ फॉर्म क्रिएट हो गई, यहाँ पे एक लाइफ फॉर्म क्रिएट हो गई, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड. अब देखो जैसे क्या है, ये कॉमन एंसेस्टर था, तो इसमें से कुछ जो इंडिविजुअल है वो कहाँ चले गए, पानी में चले गए, ठीक है. मान लो पानी में चले गए कुछ, तो मैंने जैसे वेल यहाँ पे डेवलप हो गई उनसे, ठीक है. कुछ जो है वो उड़ने लग गए, तो वो बैट्स बन गए. कुछ जो है वो चीता की फॉर्म में क्रिएट हो गए, कुछ जो है वो ह्यूमंस की फॉर्म में क्रिएट हो गए. तो कॉमन एंसेस्टर से ही क्या हुआ, ये डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स क्रिएट हुई. ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैटर्न ऑफ बोन्स इन देयर फोर लिम्स. उनकी फोर लिम्स में जो बोन का पैटर्न है वो सिमिलर मिल रहा है, भले ही उनका फंक्शन क्या है, अलग अलग है. और उनका फंक्शन अलग अलग इसलिए है क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट हैबिटेट में क्या कर रहे हैं, जिंदा है यार, मतलब डिफरेंट हैबिटेट में रह रहे हैं. तो इस बेसिस पे क्या हो गया, उनका फंक्शन अलग हो गया, बट लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलर है, इसका मतलब उनके कॉमन एंसेस्टर है. दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर होमोलॉगस. तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज हो जाना, ठीक है ना. पर्टिकुलर पॉइंट मतलब ये कॉमन एंसेस्टर है, इससे ये डिफरेंट लाइफ फॉर्म जो है वो क्रिएट हो गई. तो डाइवर्ज हो रहा है ना, डाइवर्ज फैल रहा है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. और ये लिखा भी है, टू और मोर स्पीसीज डाइवर्ज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर. एक कॉमन एंसेस्टर से दो या दो से ज्यादा स्पीसीज क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, क्रिएट हो गई. इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है. और ये ध्यान रखना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं. फिर इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं, जो ये ऑर्गन लिए गए ना, फोर लिम्ब ऑफ, मैं बार बार बोल रहा हूं, वेल, बैट, चीता और ह्यूमंस, इनका जो फोर लिम्ब है वो उस ऑर्गन को बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स. तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, क्या होते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स? होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्गन्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम ओरिजिन बट परफॉर्म डिफरेंट टास्क. ऑर्गन्स सेम ओरिजिन से डेवलप हुए, ये है सेम ओरिजिन, ठीक है, ये कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए, बट लेकिन इनका फंक्शन क्या हो गया, इनका टास्क क्या हो गया, अलग अलग हो गया. तो इन्हें बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स. होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री. होमोलॉजी क्या इंडिकेट करती है, कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करती है, जो कि मैंने आपको बताया. अदर एग्जांपल आर वर्टिब्रेट्स, हार्ट और ब्रेन. होमोलोगस ऑर्गन्स का एक और एग्जांपल क्या है, वर्टिब्रेट्स का हार्ट और ब्रेन. कैसे कैसे है उसको समझते हैं. ये होमोलॉजी इन ब्रेन. तो अगर आप फिश से लेके मैमल्स में ब्रेन को कंपेयर करेंगे, ठीक है, फिश से लेके मैमल्स में ब्रेन को कंपेयर करेंगे, तो आपको वहां पे वही सब स्ट्रक्चर मिलेंगे. ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऑप्टिक लोब्स, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, है ना, ये सब मिलेंगे. अच्छा मुझे ना एक क्वेश्चन है, इसमें से ब्रेन, इन सारे जो ब्रेन के पार्ट हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो बॉडी बैलेंस के लिए, बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है. तो ये सारे पार्ट आपको मिलेंगे किसमें, फिश से लेके अगर आप कंपेयर करते हैं मैमल्स के ब्रेन को, सब में मिलेंगे. मतलब स्ट्रक्चर तो एक तरीके से सबका सिमिलर है, बट लेकिन एज डेवलपमेंट प्रोसेस, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, कुछ जो लोब्स होंगी, कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ जो लोब्स होंगी वो ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी,
जैसे एग्जांपल लेते हैं फिश का। फिश में जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो स्मॉलर है, बट अगर आप कंपेयर करोगे मैमल्स में, तो मैमल्स में क्या होगा, ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है काफी बड़ा होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? मतलब वो कम फंक्शन कर रहा है, वो ज्यादा फंक्शन कर रहा है, और बट लेकिन है सब में। ठीक है, कॉमन एंसेस्ट्री होने की वजह से क्या है, सब में ऑर्गन सारे के सारे सिमिलर हैं, बट लेकिन कोई अलग तरीके से काम कर रहा है, कोई अलग तरीके से पार्ट काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, होमोलॉजी का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जो हार्ट होता है वो भी क्या है, वर्टिब्रेट्स का हार्ट, वो भी क्या है, होमोलोगस का एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। अब ऊपर कोई लाइन रह गई क्या? इन प्लांट्स ऑल्सो द थॉर्न एंड टेंड्रल्स ऑफ बोगनविला एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी। अब यहां पे एग्जाम्पल क्या लिया है प्लांट्स का, बोगनविला और कुकुरबिटा। इनमें जो थॉर्न्स होते हैं और ये जो टेंड्रल्स होते हैं, जो बेलों में ऐसे टेंड्रल्स होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपके होमोलॉजी के, मतलब ये होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। कैसे ये होमोलोगस ऑर्गन्स है, इसको जरा हम समझते हैं। देखो, ये जो थॉर्न है, ये जो टेंड्रल्स हैं, ठीक है, ये बोथ क्या है, मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स हैं। यहां से ऐसे बर्ड निकलती है ना, ठीक है, यहां से ऐसे बर्ड निकलती है, तो ये क्या हो गई, ये डेवलप, मतलब ये जो भी थॉर्न और जो टेंड्रल्स हैं किससे डेवलप हुए, एक्सिलरी बर्ड से। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप हुए, बट इनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इनका ओरिजिन तो सेम है, बट लेकिन इनका फंक्शन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये क्या हो गए, ये हो गए होमोलोगस ऑर्गन्स। तो जैसे थॉर्न का हम फंक्शन देखते हैं, तो क्या है, डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स। जो गाय भैंस है वो ऐसे पेड़ों को खाएगी नहीं ना, क्योंकि उसमें तो कांटे हैं, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। कौन, थॉर्न। थॉर्न मतलब कांटा। ठीक है, और टेंडल्स क्या करते हैं, टेंडल्स एड इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट व्हेन क्लाइंबिंग। टेंडल्स क्या करते हैं ना, बेलों को ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। जो जैसे लकड़ी पे ऊपर ऐसे ये टेंडल से घूम जाता है ना, तो बेल क्या करती है, अपना रास्ता बनाती है और ऊपर को। तो टेंडल का काम अलग है, थॉर्न का काम अलग है, बट लेकिन ओरिजिन क्या है, दोनों का सेम है। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉजी किस पे काम करती है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे, मतलब HD से इसको ध्यान रखना है, होमोलॉगस डाइवर्जेंट। ठीक है, वेयर एज एनालॉजी रिफर्स टू सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं और एक एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है तो एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, इनको हम देखेंगे। देखो, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स लुक अलाइक, दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अब इसका ना जस्ट अपोजिट कर दो आप, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, तितली का जो पंख है और चिड़िया का जो पंख है, वो ना एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं है, एनाटॉमिकली वो अलग अलग है, बट लेकिन वो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। और ऊपर क्या था, एनाटॉमिकली उनका स्ट्रक्चर सेम है, बट फंक्शन डिफरेंट था। किसमें, होमोलॉगस में। तो एनालॉगस में इसका अपोजिट हो जाएगा। हेंस एनालॉगस फंक्शन सेम है, मतलब उड़ने में मदद कर रहे हैं ना। हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब व्हाट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? इसमें क्या है, अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म इवॉल्व स्ट्रक्चर, ट्रेड और इवन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दैट कैन हैव सेम फंक्शन। देखो, यहां कोई ऑर्गेनिज्म है, यहां कोई 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 है। ये अलग अलग हैबिटेट से क्या हुआ, ये इस तरीके से इवॉल्व, मतलब ये क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए। कन्वर्ज मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गए। तो ये जो ये ऑर्गेनिज्म होगा, ये ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है ना, इनके क्या होंगे, अलग अलग एंसेस्टर होंगे। इसका अलग एंसेस्टर, इसका अलग एंसेस्टर होगा। ठीक है, बट लेकिन क्या हुआ, ये एक पर्टिकुलर हैबिटेट में आ गए, एक पर्टिकुलर जगह पे आ गए, जिस वजह से क्या होगा, इनका जो भी ऑर्गन है वो एक सिमिलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। भले ही उनका एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटीज है वो नहीं होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? कन्वर्जेंट का मतलब हो गया कि बाहर से कोई ऐसे कन्वर्ज होकर एक पर्टिकुलर पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंट क्या था, फैल रहा है। तो डाइवर्जेंट जो होता है वो दिखाता है कॉमन एंसेस्ट्री को, बट कन्वर्जेंट जो होता है वो कॉमन एंसेस्ट्री को नहीं दिखाता। इसमें एंसेस्टर सबके अलग अलग होंगे। ठीक है, इसका अलग एंसेस्टर, इसका अलग एंसेस्टर, बट लेकिन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट में आ गए, मतलब एक पर्टिकुलर हैबिटेट में आ गए, तो ये अपने ऑर्गन का एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने लगे। ठीक है, भले ही इनका एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग क्यों है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट एंसेस्टर्स। आई होप ये समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन के लिए इवॉल्व हो गए।
हेंस हैविंग सिमिलैरिटीज, इसलिए उनमें सिमिलैरिटीज मिल रही है. अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी आर द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ द मैमल्स. ऑक्टोपस की जो आंख है और मैमल्स की जो आंख है ना, वो एनाटॉमिकली आपको अलग दिखेगी, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह अलग होगा, बट लेकिन उसका फंक्शन तो क्या है, सेम है ना. इस तरीके जो फ्लिपर्स होते हैं किसके, पेंगुइन के जो फ्लिपर्स होते हैं, और जो डॉल्फिन के, यार एक मिनट, जो पेंगुइन के फ्लिपर्स होते हैं और जो डॉल्फिन के फ्लिपर्स होते हैं ना, इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट लेकिन फंक्शन क्या होगा, सेम होगा. तो ये सारे एग्जांपल जो है आपको ध्यान रखने हैं. इससे क्या होता है ना, नीट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है यार. ये ठीक है. वन कैन से दैट it is the similar habitat that is result in the selection of similar adaptive features in different group of organisms but towards the same function. अब जैसे देखो वो जो मैंने आपको बताया था कि ये अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है ये एक पर्टिकुलर हैबिटेट में आ गए, मतलब ये सेम हैबिटेट में आ गए, जिस वजह से क्या हो गया, इनके जो स्ट्रक्चर है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगे. जैसे पेंगुइन और डॉल्फिन है, ठीक है, ये अलग अलग जगह रहते थे किसी अलग अलग हैबिटेट में, बट लेकिन ये अल्टीमेटली कहाँ आ गए, पानी के आसपास आ गए, पानी में आ गए, जिस वजह से क्या हो गया, अब ये क्या है, सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगे, ठीक है. इनके जो फ्लिपर्स हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगे क्योंकि इनका हैबिटेट क्या हो गया, सेम हो गया. समझे. इस तरीके से एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ना एग्जाम्पल से ही आता है क्वेश्चन. स्वीट पोटैटो है, ये रूट का मॉडिफिकेशन है, दोनों का देखो जो ओरिजिन है वो अलग अलग है. पोटैटो जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है. इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी. इनका स्ट्रक्चर अलग है, इनका ओरिजिन अलग है, बट लेकिन इनका फंक्शन सेम है. फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, स्टार्च. अच्छा हाँ, ये तो देखो, ये वाला जो हमने देखा था, मैन, चीता, वेल, बैट, इनका अगर आप देखोगे 4 लिम्ब, तो इसमें क्या होगा, आपको लगभग जो बोन्स है ना, मतलब जो बोन्स होती हैं, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस जो हैं, कार्पल्स वगैरह, ये सब में क्या है, सिमिलर है, इनका पैटर्न सेम है, बट लेकिन इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा. तो ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है, बिकॉज ये दे शो कॉमन एंसेस्टर्स. In the same line of argument, similarities in protein and gene performing a given function among diverse organisms give clue to the common ancestry. अब एक और उसने क्या पॉइंट बोला, जीन्स हैं या जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो आपको डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में मिल रहे हैं, मतलब ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर ये जीन मिल रही है, ठीक है. तो ये जीन क्या कर रही है, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है. क्या कर रही है, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, भले ही वो जीन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है. These biochemical similarities point to the same share ancestry as structural similarities among diverse organisms. तो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में यहां पे अगर आपको बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये शेयर कर रहे हैं कॉमन एंसेस्ट्री को, ठीक है, ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. ओके, मैन हैव ब्रीड सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर. अब मैन क्या करता है, ब्रीड्स बनाता है, ठीक है. जैसे डॉग की जो ब्रीड है वो एक्चुअल में नहीं थी, उसको ह्यूमन ने क्या किया है, क्रिएट किया गया है. तो मैन हैज ब्रीड सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए ब्रीड करते हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए, स्पोर्ट्स और सिक्योरिटी के लिए, है ना. मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड अ क्रॉप. जो वाइल्ड एनिमल्स और क्रॉप थे उसका डोमेस्टिकेशन किया, मतलब इंसान जो है उसको इंसान ने उन एनिमल्स को पालना शुरू किया, उन क्रॉप्स की खेती करना शुरू किया. दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैव क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम वन अदर. अब ये जो इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जो ह्यूमन ने किया है, इसकी वजह से क्या हुआ, डिफरेंट ब्रीड्स जो है वो क्रिएट हुई है, जैसे डॉग की ब्रीड्स. बट स्टिल आर ऑफ द सेम ग्रुप ना, वो सारे डॉग है ना, भले ही उनमें क्या है, उनमें डिफरेंसेस हैं, बट लेकिन उनमें सिमिलैरिटीज भी तो होंगी ना, जिस वजह से उनको हम डॉग के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है. तो इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विद इन 100 ऑफ ईयर मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड. अब 100 ऑफ ईयर में, कुछ सालों में, कुछ 100 सालों में मैन ने क्रिएट करी है इतनी सारी ब्रीड. कुड नॉट नेचर हैज डन द सेम ओवर मिलियन ऑफ ईयर. क्या नेचर ने क्रिएट करेगा इतनी सारी लाइफ फॉर्म्स को ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स? इंसान ने कुछ 100 ईयर्स में इतनी सारी ब्रीड क्रिएट कर दी, तो नेचर तो मिलियन ऑफ ईयर्स में पता नहीं कितनी स्पीसीज को क्रिएट कर चुका है ना. तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है. हमें यही समझना है कि इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, वही वाली कहानी.
चलो अब आगे पढ़ते हैं। 30 मिनट का तो हो गया ये। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम द इंग्लैंड। अब यहाँ पे क्या आता है, नेचुरल सिलेक्शन की बात आती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इवोल्यूशन किन किन तरीकों से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की, और ये एग्जाम्पल कहाँ से आता है, इंग्लैंड से। In a collection of moth made in 1950s, before industrialization set in, it was observed that there were more white-winged moth on the tree than dark-winged or melanized moth. बात समझना, दो टाइप की मौत है, ठीक है। एक होती है वाइट मौत हो गई, और एक डार्क हो गई। डार्क मौत को और क्या बोल रहे हैं, मिलेनाइज्ड, मतलब उसमें मिलानिन ज़्यादा था। मिलानिन क्या होता है, जो स्किन को कलर देता है। जो डार्क स्किन पीपल्स होते हैं उनमें क्या होता है, मिलानिन ज़्यादा बनता है। तो ये वाइट हो गया, ये डार्क मॉथ हो गई। मॉथ क्या होती है, आपको पता है, इंसेक्ट होता है ना, एक मक्खी होती है, ठीक है। तो क्या बोला गया यहाँ पे, एग्जाम्पल समझते हैं। 1850s के आसपास, ठीक है, जो 1850, रुको यार ऐसे समझो बात को। अभी एक इंग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है। इंग्लैंड में अभी क्या है, इंडस्ट्री नहीं आई। इंडस्ट्री नहीं आई तो पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। 18th सेंचुरी में यहाँ पे क्या है, 1850s में यहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्रीज नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्रीज नहीं है तो यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, साफ सुथरी हवा है। जहाँ पे साफ सुथरी हवा होती है वहाँ पे क्या होता है, लाइकेंस होते हैं, ठीक है। लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस आपको पता होगा क्या होते हैं, अभी हम देखेंगे भी। तो लाइकेंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पेड़ है, मैं पढ़ने से पहले समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो। ये पेड़ है, इसमें क्या है, ये लाइकेंस है, ठीक है। इसके ऊपर लाइकेंस वाइट कलर के रहते हैं जनरली। ये लाइकेंस यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। लाइकेंस कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो अभी पॉल्यूशन तो नहीं है क्योंकि फैक्ट्री वगैरह है नहीं, इंडस्ट्रीज है नहीं, तो यहाँ पे क्या है कि लाइकेंस है। अब लाइकेंस होते हैं वाइट, ठीक है। और अब क्या हुआ, जैसे ये वाइट मॉथ है, ये वाइट मॉथ जब इस पेड़ के ऊपर बैठेगी तो वाइट में क्या हो जाएगी, छुप जाएगी। और जो प्रीडेटर इनको खाता होगा, इन मक्खियों को, वो ढूंढ नहीं पाएगा, उसे मिलेगी नहीं जल्दी से, क्योंकि वाइट में वाइट छुप गया ना। तो इस तरीके से क्या होगा, वो वाली मौत तो बच जाएगी। बट लेकिन जो डार्क मौत होगी, वो जब इस लाइकेन के ऊपर बैठेगी, उस पेड़ के ऊपर बैठेगी, तो वो आसानी से दिखेगी। तो प्रीडेटर क्या करेगा, इसको फटाफट खा लेगा, क्योंकि वो आसानी से दिख रहा है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो वाइट विंग मौत है वो आपको ज्यादा मिलने लगी जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, जब पॉल्यूशन नहीं था तब। और डार्क विंग या जो मिलेनाइज्ड मॉथ थी वो आपको कम मिलने लगी, क्योंकि उसको प्रीडेटर आसानी से देख लेते और खा ले रहे थे। However, in the collection carried out from the same area, but after industrialization in 1920s, there were more dark-winged moth in the same area. The protection was reversed. अब क्या हुआ, 1920 के आसपास क्या हो गया, इंडस्ट्रीज आ गई। इंडस्ट्रीज आने से पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन होने से लाइकेंस हट गए। लाइकेंस हटने से क्या हुआ, जो व्हाइट कलर के अभी व्हाइट में दिख नहीं रहते वो आसानी से दिखने लगे। और लाइकेंस हटने से क्या हुआ कि जो काला धुआं जो फैक्ट्री से निकलता था वो अब जमा हो गया, किसके ऊपर, पेड़ों के ऊपर जमा हो गया। तो अब काला धुआं जमा हो गया, मतलब अब पेड़ कैसे हो गए, काले काले डार्क हो गए। तो अब क्या फायदा हो गया, अब उल्टा हो गया। जो डार्क मॉथ थी, मतलब जो डार्क मिलेनिन वाली जो मॉथ थी, वो अब डार्क वाले बैकग्राउंड में आसानी से दिखेगी नहीं। और पेड़ तो हो गए डार्क, लाइकेन तो हट गए, तो अब वाइट वाले आसानी से दिखने लगे, उल्टा हो गया। तो अब क्या हुआ, प्रीडेटर को वाइट वाले आसानी से दिखने लगे, तो वाइट वालों को खाने लग गया हो। तो वाइट वाले को खाने लग गए तो क्या हुआ, वाइट वालों की पॉपुलेशन जो है वो डाउन हो गई। पहले ज़्यादा थी, इंडस्ट्रीज आने से पहले वाइट वाले ज़्यादा थे, बट इंडस्ट्रीज आने के बाद वाइट वाले कम हो गए। तो दिस इज कॉल्ड क्या, नेचुरल सिलेक्शन। तो इससे क्या हुआ, नेचर ने सिलेक्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो सिनारियो बना, इसकी मदद से क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर जो मौत है उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई और किसी पर्टिकुलर मौत की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई, ठीक है। तो ये लिखा भी है, फिगर शोज वाइट विंग मॉथ एंड डार्क, ये वाइट और डार्क दिखा रखी हैं, ठीक है, ऑन अ ट्री ट्रंक इन अनपॉल्यूटेड एरिया। ये अनपॉल्यूटेड एरिया हो गया जब लाइकेंस थे, और इन अ पॉल्यूटेड एरिया जब लाइकेंस हट गए और ये डार्क हो गया, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हमें देखना है एक्सप्लेनेशन पुट फॉर दिस ऑब्जर्वेशन वाज दैट प्रीडेटर विल स्पॉट अ मॉथ अगेंस्ट अ कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। तो वो तुम्हें पता है कि जो प्रीडेटर है वो आसानी से किसको देख पा रहे थे, जो आसानी से वहां पे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखेगा, उसी को तो वो खाएंगे ना फटाफट। तो ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जब फैक्ट्रीज आ गई तो क्या हुआ, ट्री की जो ट्रंक्स हैं वो डार्क हो गई। डार्क होने से क्या हुआ कि वहां पे स्मोक और सूट जो है वो जमा हो गया, मतलब पेड़ क्या हो गए, काले हो गए, धुआं चिपक गया ना उससे।
अंडर दिस कंडीशन क्या हुआ, जो व्हाइट मॉथ थे वो अब आसानी से दिखने लगे तो वो सर्वाइव नहीं हो पा रहे थे, प्रीडेटर उनको खा रहे थे। और डार्क विंग या जो मिलेनाइज्ड मॉथ है वो सर्वाइव कर रहे थे क्योंकि डार्क में डार्क दिख नहीं रहा था। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर लाइकेंस कवर द ट्री। तो इंडस्ट्रीज आने से पहले क्या हुआ, वहां पे व्हाइट कलर का लाइकेंस जो है बहुत ज्यादा प्रेजेंट थे, और व्हाइट में व्हाइट वाले जो है वो नहीं दिख रहे थे, वो सर्वाइव कर रहे थे, और डार्क वाले जो है वो आसानी से प्रीडेटर्स के हाथ में आ जा रहे थे, प्रीडेटर्स को पकड़ ले रहे थे, ठीक है ना, उल्टा हो जा रहा था। दे विल नॉट ग्रो इन एरिया दैट आर पॉल्यूटेड। तो लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी, ठीक है। ध्यान रखना, लाइकेंस आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, मतलब लाइकेंस आपको उस रीजन में मिलेंगे जहां पे पॉल्यूशन नहीं है, अगर पॉल्यूशन आया तो लाइकेंस हट जाते हैं। तो लिखा भी है दे विल नॉट ग्रो इन अ एरिया दैट आर पॉल्यूटेड, हेंस मॉथ दैट वर एबल टू कैमोफ्लाज देमसेल्फ, हाइड इन अ बैकग्राउंड, सर्वाइव, ठीक है। तो वो मॉथ जो बैकग्राउंड में छुप जा रहे थे, व्हाइट में व्हाइट छुप जा रहा था या डार्क में डार्क छुप जा रहा था, तो वो उसको उसके सर्वाइवल में हेल्प कर रहा था, मतलब यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हो रहा था। This understanding is supported by the fact that in an area where industrialization did not occur in rural areas, the count of melanin moths was low. तो क्या बोला, जो रूरल एरियाज है जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वहाँ पे जो डार्क कलर के मॉथ हैं वो आपको कम मिलेंगे, क्योंकि वो डार्क कलर के हैं तो वो लाइकेंस में आसानी से दिखेंगे। दिस शोज दैट इन अ मिक्स पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर अडेप्ट, ठीक है। मिक्स पॉपुलेशन में, मिक्स पॉपुलेशन मतलब जैसे दो की पॉपुलेशन थी, व्हाइट की और डार्क की, तो इसमें क्या होगा, वो वाली पॉपुलेशन जो बेटर अडेप्ट करेगी, सर्वाइव करेगी, उसी का साइज जो है इंक्रीज होगा, वही आगे बेटर सर्वाइव करेगी, और दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। अब ऐसा कभी नहीं होता कि डार्क वाले बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और व्हाइट वाले ही रहेंगे, या व्हाइट वाले खत्म हो जाएंगे, डार्क वाले ही रहेंगे, ठीक है। कोई भी वेरिएंट पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। देन सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं ना, पेस्टिसाइड्स भी क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो अगर इनका एक्सेसिव यूज करें, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, ठीक है, हैज ओनली रिजल्टेड इन अ सिलेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंट वेरिएंट वेराइटीज इन अ मच लेसर टाइम स्केल। ये मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो ऐसे देखते हैं, पेस्टिसाइड्स किसको किल करने के लिए होता है, पेस्ट को, जो कीड़े वगैरह रहते हैं ना, उनको किल करने के लिए होता है, ठीक है। अब मान लो कि ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, बहुत सारे पेस्ट थे, ठीक है, कीड़े मकोड़े थे बहुत सारे। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, इनको मारने के लिए मैंने पेस्टिसाइड्स डाला, ठीक है, पेस्टिसाइड डाला, पेस्ट खत्म हो गए, सारे नहीं खत्म हुए, ठीक है, सारे खत्म होते भी नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पे पेस्ट जो है वो थे, मैंने सही है, पेस्ट जो है वो हट गए वहाँ से, ठीक हो गया। फिर कुछ टाइम बाद फिर से पेस्ट हो गए, मैंने फिर से क्या किया, पेस्टिसाइड डाला, पेस्ट खत्म हो गए, ठीक है। फिर पेस्ट आए दोबारा, फिर से आ गए, मैंने फिर पेस्ट डाला, बट लेकिन अब कुछ टाइम बाद एक्सेसिव यूज करने से, पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज करने से क्या हो गया, यहाँ पे कुछ जो पेस्ट्स हैं वो रेजिस्टेंट हो गए अगेंस्ट पेस्टिसाइड्स। बात समझना, पेस्टिसाइड्स को डाला हमने, ठीक है, पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, पेस्ट को मारते हैं, बट लेकिन यहाँ पे कुछ पेस्ट ने अपने अंदर ऐसा डेवलपमेंट कर लिया, अपने अंदर कुछ ऐसा एडेप्टेशन कर लिया कि अब वो पेस्टिसाइड्स के असर से नहीं मर रहे हैं, ठीक है, वो पेस्टिसाइड्स के असर से नहीं मर रहे हैं। तो सिर्फ यहां पे कौन से पेस्ट सर्वाइव करेंगे, जो कि रेजिस्टेंट हो गए, जिन्होंने अपने आप को ऐसा तरीका ढूंढ लिया कि वो पेस्टिसाइड से बच पाए, सिर्फ वही बचेंगे। बाकी जो नॉर्मल पेस्ट थे, जिन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस नहीं लाए, वो खत्म हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, यहाँ पे एक अलग टाइप की स्पीसीज, मतलब अलग टाइप की लाइफ फॉर्म क्रिएट हो गई। अलग टाइप की कौन सी लाइफ फॉर्म क्रिएट हो गई, सिर्फ वही पेस्ट अब आपको मिलने लगे जो कि क्या होंगे, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसको और देखते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉयड एंटीबायोटिक्स और ड्रग अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल। इससे नीट में क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, जैसे एक एग्जांपल होता है, एंटीबायोटिक्स जो होती है ना, एंटीबायोटिक्स किसको किल करती है, बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है। बट लेकिन बैक्टीरिया क्या करता है, कुछ टाइम बाद ना अपने अंदर एडेप्टेशन ला देता है, मतलब वो अपने अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट कर देता है जिससे एंटीबायोटिक्स उस पर काम नहीं कर पाती हैं। इसको बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बैक्टीरिया ना। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने अंदर चेंजेस ला गया, और उस वजह से क्या हो गया कि एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं कर रही। तो हमें अब बैक्टीरिया की सिर्फ वही वाली वैरायटी मिलेगी ना जो ड्रग रेजिस्टेंट होगी।
तो एक नई लाइफ फॉर्म नहीं क्रिएट हो गई, तो ये भी क्या हुआ, इवोल्यूशन का एक तरीका हो गया ना। हेंस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज सेल्स आर अपेयरिंग इन टाइम स्केल ऑफ मंथ्स और ईयर एंड नॉट सेंचुरीज। अब ये समझते हैं, देखो पहले ये देखो, इसको बोलते हैं, सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं सब, ये होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ये लिखा है ना, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होता है, एक्शन डन बाय ह्यूमंस, ठीक है, ये ह्यूमंस की तरफ से होता है ये एक्शन, हैज लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू स्पीसीज इन अ शॉर्ट टाइम स्केल। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है कि ह्यूमन की तरफ से ये एक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक शॉर्टर टाइम स्केल में कोई नई स्पीसीज का इवोल्यूशन हो जाता है, कोई नई स्पीसीज आगे आ जाती है। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, डीडीटी, ठीक है, ये केमिकल है, पहले ये बहुत यूज होता था मॉस्किटोज को मारने के लिए, ठीक है, डीडीटी डाला, मॉस्किटो मर जाते थे। बट लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मॉस्किटो ने अपने अंदर क्या कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया, मतलब अपने अंदर रेजिस्टेंस कर लिया अगेंस्ट डीडीटी। मतलब अब अगर आप डीडीटी का इस्तेमाल करेंगे तो मच्छर को कुछ नहीं होगा, ठीक है। वही तो, इससे क्या पता, इससे मुझे क्या, इससे इवोल्यूशन क्या हुआ, इवोल्यूशन ये हुआ कि अब आपको सिर्फ वही स्पीसीज मिलेगी मच्छर की जो कि डीडीटी रेजिस्टेंस थी, जो डीडीटी के असर को झेल पा रही थी, और जो मच्छर डीडीटी के असर को नहीं झेल पा रहे थे वो तो सब खत्म हो गए थे, ठीक है ना। टू कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशन डीडीटी का इस्तेमाल होता था, बट न्यू वेरिएंट इवॉल्व्ड विच आर रेजिस्टेंट टू डीडीटी। बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ऐसे मच्छर मिलने लगे जो डीडीटी के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके थे, ठीक है। तो बोला, ये जो अब ऊपर वाली लाइन देखो, ये जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन होता है ना, ये शॉर्ट टाइम में क्या करता है, इवोल्यूशन क्रिएट करता है। तो लिखा भी है यहाँ पे, हेंस रेजिस्टेंस अगेन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज सेल्स आर अपेयरिंग इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ्स में क्रिएट होते हैं और ईयर्स में क्रिएट होते हैं। मतलब ये जो नई स्पीसीज आती हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंस या डीडीटी रेजिस्टेंस वाले जो मॉस्किटोज हैं, ये इन्हें सेंचुरीज नहीं लगती डेवलप होने में, ये कुछ मंथ्स में या कुछ ईयर्स में ही डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम में। These are example of evolution by anthropogenic action. This also tell us that evolution is not a direct process in the sense of determination. जो इवोल्यूशन है वो एक डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है कि इस तरीके से पर्टिकुलर तरीके से इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन होने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जो कि हमने ऊपर देखे थे अभी। एक एंथ्रोपोजेनिक देखा था और एक हमने नेचुरल सिलेक्शन जो है वो देखा था, जिसमें मौत के बारे में हमने बात करी थी। इट इज अ stochastic process. Yes, it is a stochastic process based on chance evidence in nature and hence mutation in the organism. Stochastic का मतलब क्या होता है, having random probability और not predicted precisely। मतलब आप किसी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हो कि भाई इस तरीके से इवोल्यूशन होके ये लाइफ फॉर्म क्रिएट होगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ यहाँ पे क्या है, ये कैसी प्रोसेस है, स्टोकास्टिक प्रोसेस है। मतलब आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी स्पीसीज नई क्रिएट हो जाएगी इवोल्यूशन में, ठीक है। तो क्या बोला, इट इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चेंज इवेंट इन नेचर एंड चेंज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन हो गया या उसके आसपास का जो नेचर है वो चेंज हो गया, तो इस वजह से क्या हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल लाइफ फॉर्म्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये वीडियो तो यार बहुत बड़ा बन गया, 43 मिनट्स तो हो ही चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो सपोर्टिंग एनसीईआरटी का ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।